चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट का कल का मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम क्या था? संख्या पद्धति। कल मैंने स्टार्ट किया था, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। विशेष करके इसमें संख्याओं के बारे में जो आकलन किया जाएगा वो विशेष करके इसमें संख्या से मतलब संबंधित रहेगा। संख्या को मैंने बताया था कि जो संख्या का जो निर्माण हुआ है अर्थात वो बहुत पहले हो चुका है। जिसमें आदि मानव थे, मैंने इसके बारे में बताया था कि आदि मानव जो है उस समय जो है उनके पास अंक का ज्ञान नहीं था, या उनके उस समय जो अंक का ज्ञान नहीं था कि अंक कौन कौन चीज है, लेकिन वो अपने इशारे के तौर पे अपने चीजों को किसी को देते थे या किसी चीज से किसी दूसरे वस्तु से किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करते थे, चीजें लेते थे। कैसे मांगते थे? अपना इशारा करते कि 2 4। अब उनको थोड़ी पता था कि ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है, उनको नहीं पता था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ और इसका नाम क्या दिया गया? 2। इसका नाम क्या दिया गया? 1। इसीलिए 1 से लेकर उनके पास 9 तक की संख्या बरामद हुई, मतलब उत्पन्न होगी 1 से लेकर 9 तक। इन्हें बोला गया मूल प्राकृतिक संख्या। क्या हुआ? अब इसके आगे बढ़ने की आवश्यकता हुई। इसके आगे बढ़ने के लिए हमको किसकी आवश्यकता थी? 0 की। तब एक भारतीय गणितज्ञ है जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। उन्होंने 0 का आविष्कार किया। 0 के आविष्कार के बाद तब जाकर हम इसके आगे 10 बढ़े, 10 के बाद 11 बढ़े और 11 ऐसे बढ़ते चले गए, ठीक ना। ये अगर देखा जाए 1 से लेकर 9 तक ये क्या होता है? आपका अंक होता है। अगर देखा जाए इसके बाद की चीजें क्या शुरू होती है? संख्या रूप में शुरू होती है, ठीक है। हम इसमें मैंने बताया था संख्याओं का वर्गीकरण तो पहले किस आधार पर हम लोग किए थे? एक आपका कौन संख्या बेटा? आपका एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होता है आपका? काल्पनिक संख्या। ये होता है वास्तविक संख्या और कौन संख्या? काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मैंने बताया था। अब देखो बेटा कि वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिनका कुछ वजूद हो, जिनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनको हम जोड़ या घटा सकते हैं या उन पर संक्रियाएं कर सकते हैं, वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में आप इसे 1 5 7 10 8 ये सब चीजें आएंगी, या 200, ठीक है। इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, -500। इसमें दशमलव वाली भी संख्या क्या हो सकती है? शामिल हो सकती है। इससे 0.5, ठीक, और 0.7 या 0.00 कुछ भी हो, ये पॉइंट वाली संख्या मतलब दशमलव संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। मैंने आपको सीधे बताया था कि हम वास्तविक संख्या उन्हें कहेंगे जिन संख्याओं क्या कर सकते हैं लोग? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने आपको संख्या रेखा प्रदर्शित करके बताया भी था, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए आप, ये संख्या रेखा पर हो सकता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है मैंने कल के क्लास में आपको बताया है। अगर आपको जानकारी नहीं तो एक बार पहले जाकर पिछला क्लास एक बार देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ऋण वाली संख्या बता दिया। आप इसमें फ्रैक्शन भी मतलब अर्थात भिन्न संख्याओं को भी क्या भिन्न को भी आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सब क्या वास्तविक संख्या। लेकिन काल्पनिक संख्या क्या था? रूट वाली संख्या। मैंने कहा था √5 भी क्या होता है? एक वास्तविक संख्या है, ठीक। लेकिन अगर इसी चीज को मैं बोल दूं कि -5, अब ये कैसी संख्या है? अब ये काल्पनिक संख्या, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका 2 बार गुणा करने पर क्या आ जाए? -5 आ जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसीलिए इसका जो काल्पनिक संख्या होता है वो काल्पनिक संख्या मात्र क्या होता है? एक कल्पना मात्र होता है। मैंने बताया था इस चीज को एक अलग तरीके से लिखेंगे, √5 इंटू रूट में -1 लिख सकते हैं। इस -1 को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। इसे लिखाते हैं बेटा आई से। किसे लिखाते हैं? तो 5i से कर सकते हैं, ठीक है। i का मतलब होता है कितना? रूट में -1। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या बेटा? i स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? i स्क्वायर का जो वैल्यू वाला कितना आएगा? -1। ये चीज आप याद रखिएगा। तो रूट वाली संख्या में अगर कोई चीज, अगर कोई भी अंक अगर ऋण है, ऋणात्मक है, तो वो संख्या काल्पनिक होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया -4 ये भी काल्पनिक संख्या, क्योंकि
अगर रूट में केवल 4 होता तब तो ये आपका क्या हो सकता है, ये वास्तविक संख्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम उसी में गुणा करें तो कितना 4 आ जाए, वो नंबर कौन है 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा आपका, तो ये वाला आएगा। लेकिन अगर -4 लाना हो तो ऐसा क्या है, असंभव। इस संसार में ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसका हम उसमें गुणा करें तो -4 आ जाए, ठीक। इसीलिए ये काल्पनिक संख्या होती है। कल इसके बाद काल्पनिक संख्या पर हम लोग इस वास्तविक संख्या के 2 भागों में बांटा गया था, याद है क्या है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। दिक्कत कुछ आपको मैंने बताया था वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया था। एक आपका परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक बेटा, सही है, चलिए। तो परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था, बताइए आप बोलिए। हाँ, जिन संख्या को हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब कौन कौन संख्या हो सकती है, जैसे 7 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, आप बताइए कैसे है परिमेय संख्या। हाँ 1 लिख सकते, वेरी गुड। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, P/Q के रूप में चीज होगा, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है कि Q इज नॉट इक्वल टू, मतलब Q नीचे हर है, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है अनडिफाइन बोल सकते उसको, वो संख्या क्या होगी अनडिफाइन होगी, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब वो अपरिभाषित होगी, ठीक है। आप देखिए, नहीं तो आप अपना कैलकुलेटर, मतलब से घर पे कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में किसी संख्या में आप 0 से क्या करके भाग दे लीजिएगा, भाग करके देखिएगा क्या शो कर रहा है, ठीक चलेगा। अब दूसरी बात करेंगे जी, ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन अब बात करेंगे 0.5। इसको ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10 या 0.03 मतलब 0.7 लिखिए, 0.07। इसको कैसे करेंगे लोग, इसको क्या कर सकते हैं बताने को। अभी आप केवल इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए कि कैसे चीजें हो रही है, लेकिन मैं जब अभी आगे हम पढ़ेंगे तो दशमलव वाली संख्या भी पढ़ेंगे। कोई दशमलव संख्या है, इसको हम कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब कैसे भिन्न बदलेंगे, सारी प्रक्रियाएं आपको आगे जाके मिलेंगी, अभी घबराइएगा नहीं, ठीक। अभी अपनी जो क्वेश्चन को अभी अपने अंदर रखिए, निकालेंगे मत। हम बात करेंगे अगर मान लीजिए ये कैसे हो रहा है कि 5/10 क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका नियम क्या, बस आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और भी क्या कर सकते हैं, अगर कोई नंबर है ये 7 है, 7 के बटे हम 1 मानेंगे तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है। ये 0 है, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं बताइए, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, बोलिए है, क्योंकि 0 के बटे हम क्या लिखते हैं 1, इसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है, ठीक। इसका वैल्यू क्या आएगा 0, क्योंकि अगर इसका मान 0 है इधर गुणा करेंगे क्या 0 हो जाएगा, तो 0 और 0 आ रही नहीं, सिद्ध भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा, ये सब चीजें इस प्रकार हम करेंगे, ठीक है। क्या -11/5, आप बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, हाँ, तो ऋण से मतलब नहीं होगा, वो बटा रूप में आपको होना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा ये परिमेय अपरिमेय हो गई। आप बताइए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, बताइए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, हाँ, संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, है ना। दिमाग नहीं काम कर रहा है, यही इसे भी बस हम क्या करेंगे, ये अपरिमेय संख्या होगा जिसे हम इसे संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे, लेकिन हम इसे P/Q के रूप में नहीं ले सकते। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक, याद रखिएगा, मैं जो कुछ बोलूंगा उस बात एक बात पर ध्यान दीजिए, मैं बोल क्या रहा हूँ, कि मैं गलत बोलूंगा तो सुनते रहिएगा आप, ठीक, ध्यान समझिएगा उसको। तो परिमेय संख्या को मतलब P/Q के रूप में लिखेंगे, इसे केवल P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। हम वास्तविक संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या को हम
संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ध्यान देगा। तो परिमेय संख्या होगा जिसे p बटा q के रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे बताइए, हाँ रूट में 3। अब ये क्यों इसको हम परिमेय संख्या पे नहीं सॉरी क्यों इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अभी इसका रीजन है क्योंकि इसको हम p बटा q के ऊपर नहीं लिख पाएंगे। जैसे ये था यहाँ पे पॉइंट वाला था, पॉइंट वाला जो वैल्यू था आपका 0.51, इसको मैंने लिखा था 51 बटा 100, ये परिमेय संख्या। लेकिन इसका वैल्यू जो होता है 1.732, क्या वास्तव में इसका वैल्यू 1.732 होता है? दो, इसके आगे भी चल रहा, रुकने वाला नहीं है। अब कहां तक रुके कोई फिक्स नहीं है। अब देखिए जैसे इसके ऊपर ये हो जाएगा 0.666, इसका मतलब होता है 0.6 पे क्या लिखेंगे बार, इसको हम लिखते हैं 6 बटा के 9, 6 बटा के 9। अब इसको देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 त्रिका। अब आप 2 में 3 से भाग करके देखिए, 2 में 3 से भाग करके देखिए, पहले बात तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 3 6 18, कितना बचेगा बेटा आपका 2, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 3 6 18, फिर देखिए 0 एक 6 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, फिर आपका 0 लगाएंगे, फिर 3 6, ये 6 चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को हम ये इस रूप में लिखे सही तो है नहीं सही है, लेकिन इस चीज को हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इस चीज को हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको कहीं ना कहीं इसको हमने p बटा q के रूप में लिखा, सही भी है क्योंकि वापस में इसको चेक करके देखना सही आ जा रहा है, लेकिन इस चीज को हम पूरे सटीक तरीके से नहीं व्यक्त कर सकते p बटा q के रूप में। ठीक है, क्योंकि अगर ये किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करता तो हम इसे कर पाते। ये क्या है 6 6, एक निश्चित पैटर्न, 6 के बाद कुछ आने वाला नहीं है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1.732, फिर 1 आ जाएगा, फिर कभी 0 आ जाएगा, कभी 5 आएगा, कभी 9 आएगा, इस तरह से आता है। कोई कंफर्म जो है मतलब कि पैटर्न नहीं है, इसीलिए इसको p बटा q के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है 0.67676767, क्या ये निश्चित पैटर्न नहीं है? ये भी तो निश्चित पैटर्न है, इस प्रकार ये भी सही है। लेकिन अगर संख्या का रिवाइज हो रहा है किसी एक निश्चित पैटर्न में, तो वो तो p बटा q के रूप में लिख पाएंगे। लेकिन जिसका अगर कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा उसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय और अपरिमेय। अब देखिएगा हम बात करेंगे ये जो परिमेय संख्या है पर लिखेंगे, इसी के बाद हम पढ़ेंगे दशमलव। क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। इसमें क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बेटा? 3 पार्ट। बताइए, पहला होता है शांत दशमलव। बेटा क्या होता है? शांत दशमलव। यहाँ तो कभी पीछे रिवाइज क्लास चल रहा था, है ना? अब यहाँ से कल के बाद हम लोग जो मैं कल छोड़ा था कि आप लोग थोड़ा समस्या हो रही थी उसको भी समझा रहे हैं। यहाँ शांत दशमलव क्या बेटा होता है? शांत दशमलव। ठीक है, इसके बाद दूसरा बेटा था अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है ना, अशांत आवर्ती दशमलव। और तीसरा जो आपका वो क्या बेटा होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव, ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। ये शांत दशमलव, शांत का मतलब क्या होता है? 1 या 2 अंक के बाद वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे में 0.7, ये कैसा दशमलव है? ये शांत दशमलव है। या लिख सकते हैं 0.732, ये कैसा दशमलव है? ये भी शांत दशमलव है। ठीक, और 0.5124, ये भी क्या है? शांत दशमलव है, क्योंकि इसके बाद ये आगे अंक बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए शांत दशमलव का। बात करेंगे अशांत आवर्ती दशमलव, मतलब वो अशांत होगा, मतलब रुकने वाला नहीं है। लेकिन आवर्ती क्या बताएगा? किसी एक निश्चित संख्या बार बार डिवाइड होगा।
जैसे अभी मैंने बताया था 0.777 डा डा डा, ये अशांत है लेकिन कैसा है, आवर्ती है। अशांत के साथ साथ कैसा है, आवर्ती है। ये हो सकता है 0.535353, ये भी क्या आपका, ये अशांत है क्योंकि डाट डाट लग गया। डाट डाट का मतलब ये आगे बढ़ती है, बढ़ रही है, लेकिन ये आवर्ती दशमलव है क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक, अब एक ऐसी संख्या होती है जिसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। इसे आपको ध्यान से देगा 0.72551, अब कुछ कन्फर्म पैटर्न नहीं, ये चलता जाएगा। जैसे में आप समझेगा रूट में 3, रूट में क्या रहेगा आपका 3, रूट में क्या रहेगा 3। अब क्या होगा, रूट में 3 कौन रहेगा 1.732, ये चलता रुकने वाला नहीं है। अब कोई कन्फर्म पैटर्न भी नहीं है फिक्स। या रूट में 2 करेंगे बेटा, रूट में 2 कितना बेटा 1.414, ये हम अपने सुविधा के लिए 4 तक रोक देते हैं, लेकिन क्या इसके बाद रुकने वाली संख्या है नहीं। 4 1 4 2 3 कुछ आता चला जाएगा, है ना, कभी 5 कभी 3 कभी 2 कभी 1 इस तरह जाएगा। इसलिए इन्हीं सब संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ये जो इनको हम संख्या रेखा कैसे व्यक्त करेंगे, जब इसका फिक्स है नहीं कहां तक जाकर रुकेगा, ठीक है, इन सबको हम व्यक्त कर देंगे। ये परिमेय संख्या पी बटा सॉरी इनको हम क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई फिक्स है नहीं कि कितना तक जाकर रुकने वाला है। ठीक है, कभी कभी ना देखिए, कभी कभी ये अपन इसको समझिए, इसका मतलब होता है 7/9। ये कैसे हो रहा है, बस जस्ट आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए बेटा कितना हो रहा है, ये 0.732 है, तो लिखेंगे 732 बटा कितना लिखेंगे हम लोग 999। सही बेटा, क्या करोगे, सही है ना, क्या 1000, अरे सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पे 1000, क्या बेटा 1000 जीरो। मैं सोचा यहाँ पे जो रिवाइज हो रहा है उसके रिवाइज के लिए 9 लगा सकता है। यहाँ पे क्या रहेगा 732 बटा क्या रहेगा 1000 हो जाएगा। हाँ, इनके बटे करेंगे तब लगाएंगे। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो, यहाँ पे ये देखिए 7 का रिवीजन हो रहा है, एक अंक का रिवीजन हो रहा है तो 1 गुण 9 लिखेंगे बेटा। यहाँ पे 2 अंक का रिवीजन हो रहा है, कितना लिखेंगे 2 9 लिखेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़े क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका कोई रिवीजन ही नहीं हो रहा, हम कैसे इसको पी बटा क्यू में लिखे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं लोग, अपरिमेय संख्या। कभी कभी आता है पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए लोग बोलते हैं पाई का मान 22 बटे क्या होता है, लेकिन 22 बटे 7 होता नहीं, लगभग होता है। क्या होता है, लगभग पाई का मान 22 बटे 7 होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि पाई का मान बेटा कितना होता है 3.14, पता आपका 3.14। इस तरह से आगे बढ़ता है, रुकने वाला नहीं है। इसको हम अपनी सुविधा के लिए क्या मान लिए हैं 22 बटे 7, इसको हम अपनी सुविधा के लिए 22 बटे 7 मान लिए हैं। इसीलिए लेकिन ये पाई अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22 बटे 7 क्या है, क्लियर हुआ, क्योंकि पाई का मान पूरी तरीके से हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, बहुत डाटा चलता चला जाएगा। बस हम अपनी सुविधा के लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या लिखे 22 बटा 7 इसको लिखे। समझ आ रहा, ठीक बेटा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 22 बटा 7 परिमेय, जबकि पाई एक अपरिमेय, क्योंकि पाई का मान कुछ फिक्स है नहीं, वो अभी डाटा से चलता चला जाएगा। ठीक है, ये थी तो परिमेय और अपरिमेय। ये क्या हुआ, तो संख्या प्रति मैंने दो भागों बांटा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या दो पार्ट में हुआ, कौन, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय भी जो अगर देखा जाए इसमें दशमलव को 2 भागों में बांट दिया गया, दशमलव संख्या को, एक आपका शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती दशमलव, एक अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक, ये दोनों भाग हैं, इन दोनों भाग को क्या बोलते हैं लोग, परिमेय संख्या। और अकेला क्या चलाता आपका, ये होता आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ आपको, चलेगा, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा,
एक बात हम बात करेंगे, अब हम लोग प्राकृतिक संख्या, अब थोड़ा सा हम बात करें प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक बेटा? इसको यूज कर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है? प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर, ठीक है? नंबर, नेचुरल नंबर। इसको हम लोग पहले दो पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट क्या बेटा? पहला पार्ट क्या होगा? अभाज्य, क्या बेटा होगा? अभाज्य संख्या। दूसरा क्या होगा? भाज्य संख्या, ठीक है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और अभाज्य को भाज्य को, सॉरी, अभाज्य को प्राइम नंबर और भाज्य को कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है? अच्छा, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हो, ठीक? जिन संख्याओं के केवल क्या हो, दिख रहा है, चलेगा? जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड, कितने? केवल कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कौन कौन दो गुणनखंड थे? पहला होना चाहिए एक, उसका पहला गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक, और दूसरा स्वयं वह संख्या होना चाहिए, स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या। इस आधार पे देखा जाए, लेकिन दो गुणनखंड होने चाहिए और दोनों अलग अलग, ना कि जैसे मैंने आपसे पूछा एक, बताइए क्या है? अभाज्य के भाज्य है। अभी अभाज्य तो भाज्य तो पढ़ेंगे, पहले अभाज्य के हिसाब से देखते हैं। अभाज्य के हिसाब से देखेंगे तो अभाज्य में क्या होगा? ये कह रहा है एक तो एक होगा, स्वयं और स्वयं क्या एक लेंगे? ये दोनों एक ही संख्या को प्रस्तुत कर रहे हैं ना सुना? अभी क्या करेंगे सर? एक का गुणनखंड एक है और वो स्वयं संख्या एक भी है, ऐसा नहीं होगा। मतलब दोनों संख्या अलग अलग होनी चाहिए, तब जाके वो अभाज्य होगा। आपके परिभाषा देखा जाए, एक तो स्वयं एक संख्या होगी, नंबर एक, दूसरी क्या होनी चाहिए? स्वयं वो संख्या, स्वयं वो संख्या फिर एक ले लेंगे, तो दोनों का मतलब अलग अलग कहाँ? दोनों तो एक ही है, दो गुणनखंड नहीं हुए। कितने गुणनखंड हुए? एक ही। इसलिए एक क्या है? हाँ, एक नहीं भाज्य, नहीं क्या है? अभाज्य। समझा कि अभी हम भाज्य की भी परिभाषा देखेंगे, तब यहां से हम इसको हटाएं इस परिभाषा के अनुसार, ठीक है? अब देखिएगा, हम बात करेंगे भाज्य संख्या। तो सबसे पहली बात देखिए, जो भाज्य संख्या होती है वो जैसे दो के गुणनखंड कौन है? एक तो एक दो काटेगा। गुणनखंड का मतलब दो को कौन कौन संख्या काट सकता है? तो केवल दो लोग उसको काटने चाहिए। एक तो एक काटने चाहिए और दूसरा कौन काटना चाहिए? वो संख्या। एक काटेगा और दो काटेगा, इसलिए दो के दो गुणनखंड है, केवल दो, अर्थात दो क्या है? अभाज्य संख्या। दो के बाद तीन, दो के बाद क्या होगा? तीन। तीन के कितने गुणनखंड हैं? एक और तीन, और कोई तो है नहीं, तो तीन भी है। चार, चार क्या है? चार के गुणनखंड, चार को एक भी डिवाइड कर सकता है, दो भी डिवाइड कर सकता है, आप खुद चार से भी डिवाइड होता है, तो तीन हो गया। केवल दो होने चाहिए, अर्थात चार आपका अभाज्य संख्या नहीं है। चार का बेटा क्या आएगा? पांच आएगा। पांच एक अभाज्य संख्या है। छह छोड़ दीजिए, सात लीजिए, सात के बाद आठ छोड़ दीजिए, क्योंकि आठ दो से भी कट जाएगा, आठ दो से कटेगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा, कुल एक से कट जाएगा, ठीक है बेटा? तो सात छोड़ आठ छोड़ दी, नौ लेंगे। अब बताइए नौ लेंगे? क्यों नौ नहीं लेंगे? क्योंकि नौ का गुणनखंड एक भी है, तीन भी है और नौ भी है, तो केवल दो होने चाहिए, तीन हो गया, इसलिए नौ नहीं। 11 लेंगे। 11 के बाद क्या लेंगे? 13। 13 बाद क्या लेंगे? सुनेगा, मैं सुन रहे। 13 के बाद मैं 17 की बात करूंगा। 17 के बाद क्या हो जाएगा? 19। 19 के बाद क्या हो जाएगा आपका? हाँ, 23 के बाद क्या करेगा? 29।
29 के बाद 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 के बाद 43 के बाद कितना होगा 47। तो अब ध्यान से समझेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो सबसे छोटी आभास संख्या आप रात में करते क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। अपनी भरपूर नींद लीजिए, और ऐसे में अगर इतना डिस्टर्ब रहेंगे तो पढ़ाई होना बहुत समस्या आपके लिए हो जाएगी, समझेंगे नहीं। हमेशा एक दिन भी आपका अगर बिना सोए जाता तो हमको समझ में आता। पर डे आपको नहीं लगती है, चलिए ठीक है, एक दिन भाई किसी दिन आदमी काम हो गया तो हो जाता है। पर डे आप सोते हैं क्लास में, इससे क्या होता है कि आपको जानते असर पड़ता है माहौल का, तो देखो वो कर लिया। पता नहीं किस हिसाब से आप लोग रात को जाते सुनिए चलेगा। जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है, याद रखिएगा, समय बीतेगा ना। क्योंकि क्लास में सोने का मतलब ये पूरी चीजें थोड़ी आपको सोने दिमाग में बैठ थोड़ी रहेंगी आप, ठीक है भाई। आप सो रहे हैं तो आपका ज्यादातर जो मस्तिष्क है वो आराम कर रहा होगा, सक्रिय हो ही सक्रिय होगा नहीं हो। जब सक्रिय नहीं होगा तो चीजें समझेंगे कैसे। यहाँ पे जानते परिभाषा जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत में इसको कैसे ये जो चल रहा है, कौन से पेपर चल रहा है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इतना आसान नहीं है, अभी आगे जाके देखिए कितना समझ आएगा। इतना मैं परिभाषा ये सब क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 90% लोग गलत करते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस प्रश्न को 90% लोग गलत करते हैं, समझ नहीं आता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन। वो अक्सर लोग एक मार के चले जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, उनको पता भी नहीं है सम संख्या है, लेकिन एक या दो के गुणनखंड क्यों लेकर और कितने हैं 2 है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 1 अंक की। कितने बेटा 1 अंक की, ध्यान से देखा, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, हाँ 2 है। और 1 अंक की सबसे बड़ी, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, देखिए 1 अंक कहाँ, 1 अंक तो यहीं पर है ना, 7 है। ये सब पेपर में प्रश्न आया हुआ है। 2 अंक की सबसे छोटी आभाज्य बताइए बेटा, कितना होगा आपका 11। बात करेंगे 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, बोलेगा कोई नहीं, आप बताइए 97, ठीक है, चलिए उपयोग कर ले रहे इसका मतलब 97, ठीक है। और ये और 3 अंक की, ठीक बेटा, 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा, क्या बेटा आपका 101। आगे बात करो 3 अंक की, ठीक है, 3 अंक की क्या आ जाएगा, 3 अंक की बेटा, 3 अंक की, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य बताइए, 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य क्या होगा 997, ठीक है। बात करेंगे 4 अंक की, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य, सॉरी सबसे छोटी बेटा, पहले सबसे छोटी लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य कितना बेटा होगा बताइए। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य कितनी होगी 1009, सही है। और 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य क्या हो जाएगा बताइए 9973, सॉरी 9973। चलिए एक लाइन और लिखा जाएगा, बताइए 5 अंक की, 5 अंक की बेटा, 5 अंक की सबसे छोटी, 5 अंक की
सबसे छोटी आबादी बताइए, 5 अंक की सबसे छोटी आबादी क्या आती है? 10,007, ठीक है। और 5 अंक की सबसे बड़ी आवाज है कितना होगा? 99,991, ये हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ, आप इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा सीधा होगा 1,901, सही है, चलेगा। ये सब प्रश्न पूछा पुलिस, यूपी पुलिस में पूछा हुआ है कि 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या क्या है। आप काउंट करेंगे, बताइए काउंट कैसे कर पाएंगे? इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 और 1 के बीच, 2 और 3 बीच कितने का अंतर है? 1 अंतर है। फिर 3 और 5 बीच कितना है? 2 का अंतर है। और 5 और 7 बीच 2 का अंतर है। फिर 7 11 बीच 4 का अंतर है। 11 में फिर 2 का अंतर है। फिर यहाँ कितना 4 का अंतर, फिर 2 का अंतर है, समझ रहे? इसके बाद 19 के बाद अब देखिए 23 कितना 19 4 23 4 का अंतर हो जाएगा। फिर 23 और 5 कितना 5 का अंतर होगा, सॉरी 23 और 6 का अंतर है ना। और यहाँ कितना अंतर है आपका? फिर 2 का अंतर होगा। यहाँ कितना का अंतर? क्या कोई निश्चित पैटर्न चल रहा है आपका? हाँ, कोई निश्चित पैटर्न चल रहा है, इसीलिए इसका कोई फार्मूला नहीं होगा कि हम फार्मूला से पता कर लेंगे कि यहाँ 1 से लेकर 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है या कौन कौन अभाज्य संख्या है। हम काउंट नहीं कर पाएंगे इस चीज को। मेरी बात आप समझ रहे? ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से मैंने ये 50 तक लिखा। अब पहला क्वेश्चन आता है, सॉरी मैं परिभाषा को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल कितनी अभाज्य संख्या है बताइए। अब यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से लेकर 50 तक के कुल 50 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या, ठीक बेटा। हम बात करेंगे, अगर 50 से बात करेंगे 50 से 100 तक, अगर 50 से 100 तक की बात करेंगे कि बताइए 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? क्या बताएंगे बेटा? 10 होती है, होगा। 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 तक। अगर देखा जाए 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? हाँ 25 हो गई। इस बात को आप देखिएगा कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? 25, कितना रहेगा? 25। अब हम बात करेंगे, इसको हटाते हैं। पर एक बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। इसमें 3 नंबर ऐसे हैं, ठीक। कौन कौन 3 नंबर? इसे कुछ देखिएगा बेटा, यहाँ देखिएगा। हाँ ये 3 5 7। इसमें कुछ आपको गुण दिख रहा है? आपको इसमें कुछ आपको गुण दिख रहा है? क्या है ये? हाँ ये 3 जो 3 5 7 ये क्या है? कुछ दिख रहा है? ये 3 ऐसे क्रमागत विषम संख्या है जो अभाज्य है। इसके बाद ऐसा कोई मिलेगा नहीं। ये 3 ऐसे क्रमागत विषम संख्या है जो अभाज्य है। इसके अलावा कोई है नहीं, इकलौता है 3 5 7 ऐसे क्रमागत विषम संख्या का समूह है जो क्या है? केवल अभाज्य है। वो भी क्रमागत है, 3 के बाद 5 5 के बाद क्या है? 7 है, ठीक है। हाँ मैं यहाँ कहा था कि 1 से लेकर 100 तक आप देखें कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। हम बात करेंगे 100 से, क्या होता आपका? 100 से कहां तक? 200 तक। 100 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है बताइए? नहीं पता? देखिएगा वैसे 100 से, क्योंकि एक चीज रखिएगा, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46। इसको बढ़िया देखना, 1 से लेकर 200 टोटल देखा जाए 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46 जाएगी।
ए से लेकर 200 तक। अगर मैं पूछ दिया 100 से 20 तक, 100 से 200 तक, इसमें से आपको पता है कि 1 से 100 तक संख्या घटा दीजिए। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? हाँ 50, अगर आपका सॉरी 25, 25 माइनस कर दीजिए आप, तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो मतलब 100 से 200 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 21 अभाज्य संख्या। अगर इसको आप पार्ट में बांटना चाहते हैं, आप तो 1 से लेकर 100 तक पढ़ लिए। अब हम बात कर देंगे 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक, तो कुल कितनी अभाज्य संख्या होता है? 46। 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46। और बात करेंगे 1 से लेकर 1000 तक, कितना का 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? हाँ 100 कितना होती है? 68। ये सब चीजें आप नोट करिए ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है कि हम काउंट कर करके कोई n का मान निकाल करके कोई फार्मूले में रख करके हम इसका मान ज्ञात कर, नहीं, ये आपको रटना पड़ेगा। नहीं दूसरी विधि कौन, आप बैठ के 1 से लेकर, जब पेपर चल रहा हो आधी घंटा ले आप 1 से लेकर 1000 अंक लिखेगा, फिर गिनिएगा, ठीक है? आप गिनेंगे ना, गिनिएगा बैठ करके, समय उसी में चला जाएगा, ठीक है? तब आपको ये चीजें रटना पड़ेगा, कितनी चीजें हैं, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये सब याद है बेटा। उस पेपर के समय में माहौल ऐसा होता है कि आसान से आसान चीज भी क्या लगता है? हार्ड लगता है। मेरा आपको 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये प्रश्न पूछा हुआ है। 4 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 और 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007 और 5 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9991। इधर आते हैं लोग, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 15। 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 10। देख लीजिए काउंट करके आप, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 25 और 100 से लेकर 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? 21, ठीक है? और 1 से लेकर पूरा 200 तक कितना जाएगा? 46। इसके बाद 1 से लेकर 1000 तक 168 और आपके लिए होमवर्क में रहेगा 1 से लेकर 500 तक, इसीलिए मैं इसको नहीं लिखा हूं ताकि आप भी कुछ काम करें कि सारा काम मैं ही करूं। घर बैठे कोई काम तो करना नहीं, सुबह शाम भैंस को कोयल डाल के सुबह खाली कराना है, ठीक है? और कुछ तो करना है नहीं, धान की रोपाई इसमें हो ही गई, पानी में भरा ही रहा अभी, चलेगा। 1 से लेकर 500 तक ये काउंट करके आएंगे आप लोग, और आप लोग करके आएंगे 1 से लेकर 500 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। अब बैठ के लिखिएगा, ठीक है? तब समझ में आएगा कि याद करने में फायदा है कि बैठ के गिनने में फायदा है ना? फिर ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है? ताकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा कुछ विशेषता देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा विशेषता क्या है कि जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, क्या होंगी? सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में क्या होती है? 1 के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक बेटा? लिखी जा सकती है, बात क्लियर हुई? सभी अभाज्य संख्या 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे मैं बात करूंगा, जैसे 13 एक अभाज्य संख्या है, इसको मैं लिखूंगा 6 गुणित 2, 6 दूना के 12 प्लस 1 कर दीजिए, देखिए एक हो गया आपका, है ना? आप बात करें कौन, एक हटाओ दे दीजिए, जैसे कि आपका 29 लिख लीजिए, 29 बेटा, तब 6 पंजे 30, एक कम कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 6n प्लस माइनस 1 के रूप में क्या करते हैं? लिख सकते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग 41, क्या बात करेंगे?
41 है बेटा, 6 गुणते 7, 6 से 42 माइनस का 1, क्लियर हुआ। तो जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी उसको हम किस रूप में लिख पाएंगे, 6n प्लस 1 के रूप में। दूसरी बात, सभी 6n प्लस माइनस 1 के रूप की संख्या अभाज्य नहीं होती है, क्योंकि देखिएगा 6 गुणते 4 प्लस 1 ये भी तो है 6n प्लस 1 के रूप में। देखिए 6 चौके 24 है 25, क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं, ये बात याद रखिएगा। सभी अभाज्य संख्या को हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर एक 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी हुई संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। मेरी बात आपको सुनाई? ठीक, तो दोनों बात याद रखिएगा। ये चीजें थोड़ा अभाज्य संख्या होनी थी। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या। क्या बात कर लो? भाज्य संख्या। ठीक बेटा, तो भाज्य संख्या आपको पता है वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड कम से कम कितने हो, 3 से कम ना हो चाहिए, क्योंकि अगर 3 से कम गुणनखंडों की संख्या हुई तो वो किसमें चले जाएंगे, अभाज्य में। तो वह वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से क्या हो, ज्यादा हो, 3 या 3 से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक, जैसे में आपका 1 छोड़ दीजिए, 1 का गुणनखंड 1 होगा और कोई होगा नहीं, इसीलिए 1 को बोला जाता है 1 नहीं भाज्य है और नहीं क्या है, अभाज्य। ठीक है, 2 किसमें चला गया, 2 किसमें, अभाज्य में, 3 किसमें चला गया, बचा 4, तो 4 एक अभाज्य संख्या, सॉरी 4 कैसी संख्या होगी, भाज्य। तो फिर से परिभाषा देखिए, जिन संख्याओं के कम से कम, बेटा का कम से कम कितने गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। बेटा का भाज्य संख्या कहलाती है। हो गया। अब देखिएगा 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो तो 2 3 मैंने काउंट करे उधर अभाज्य में। 4 के बाद 5 छोड़ दिए, 6 लीजिए, 6 के बाद 7 छोड़िए और 8 छोड़ दीजिए, ले लें 8 लेना पड़ेगा, इसके बाद 9 भी लेना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा। इसका भी कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। 4 सबसे छोटी कैसी संख्या है, भाज्य। ये अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 4 सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। 4 से छोटी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, और 9 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्या लगता है, विषम भी है और क्या है, अभाज्य भी है, अभाज्य संख्या। 9 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य है मतलब संख्या बता देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो। ठीक है, ये हो गया आपका आज अभाज्य और क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, आज के इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले स्टेप पे। ठीक है।